ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे उपन्यास। उपन्यास का उद्भव और विकास ये पढ़ रहे थे। तो देखते हैं उपन्यास का उद्भव और विकास। सबसे पहले थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझ लें कि मध्यकाल में कुछ लिखा गया और फिर आधुनिक काल की रचना है उपन्यास। मध्यकाल में आपने एक किताब सुनी है, देखी है, आपके घर में भी होगी। और वो किताब कौन सी है? रामचरितमानस देखा होगा। अच्छा, ठीक है। मध्यकाल में रामचरितमानस देखा होगा। तो मध्यकाल में दो, आप देखिए कविता की जो विधा है। मध्यकाल का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझा दें। मध्यकाल में आप पढ़ते हैं भक्ति काल को, फिर पढ़ते हैं रीति काल को, और थोड़ा समझा दें 1857 से पहले। आपसे कोई पूछे कि मध्यकाल हिंदी साहित्य में उसका क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे? 1857 से पहले का जो साहित्य है वो मध्यकालीन साहित्य है, यही कहेंगे औसत रूप से। यानी भक्ति आंदोलन का साहित्य और रीतिकाल का जो साहित्य है उसको हम मध्यकाल कहेंगे। उसमें क्या लिखा गया? केवल कविता लिखी गई नहीं, केवल कविताएं आई। और कविता आप जान रहे थे कि एक तो मुक्तक लिखा गया और दूसरा क्या लिखा गया? प्रबंध लिखा गया। मुक्तक का मतलब है जिसमें स्टोरी नहीं थी। आपके मन में कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। स्टोरी नहीं थी तो उसको क्या कहा गया? मुक्तक कहा गया। नहीं, मुक्त का मतलब क्या होता है? फ्री। किससे फ्री? हाँ, कथानक से फ्री है, ये मुक्त है। और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मुक्तक पड़ा। क्योंकि किससे फ्री था? ये कथानक से, कथाओं से फ्री था। और मुक्तक में जैसे उदाहरण के लिए कबीर की कोई पंक्ति, 2 लाइन दोहा बोला कबीर ने और समाप्त हो गई बातें। कबीर का दोहा आपको याद होगा, सबको याद होगा। तो बताइए कौन बताएंगे कबीर का दोहा? पोथी पढ़ी पढ़ी, देखिए सबको याद है, पंडित भया न कोय। कोई स्टोरी है इसमें? नहीं है। तो ये रचना क्या है? मुक्तक। और जिसमें स्टोरी होती है यानी जिसमें कथा होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। तो कविता दो प्रकार की सामान्यतः थी, एक मुक्तक और दूसरा प्रबंध। और ये कथा दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जीवन के किसी एक भाग की, और एक संपूर्णता में जो व्यक्त करे जीवन को। जीवन को जो व्यक्त करे, इसको कहा गया महाकाव्य। और जिसमें एक महाकाव्य रामचरितमानस, आप सब जानते हैं। रामचरितमानस आप जानते हैं किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। कब लिखा? हाँ, 1574 में तुलसी ने लिखा इसको। तुलसीदास ने लिखा। ये महाकाव्य था। और जीवन के एक भाग को जो व्यक्त करे उसका नाम क्या है? खंड काव्य। ये सरल सी बातें। तो ये तो मध्यकाल में ऐसी रचनाएं लोग लिखते थे। कुछ लोग मुक्तक लिखते थे, कुछ लोग खंड काव्य लिखते थे, कुछ लोग क्या लिखते थे? महाकाव्य लिखते थे। यानी जीवन को संपूर्णता में व्यक्त करने के लिए मध्यकाल में जो कविता की विधा थी उसको क्या कहा गया? महाकाव्य कहा गया। ठीक है, बहुत आसान बात। लेकिन और महाकाव्य में सामान्यतः क्या क्या चीजें होती थी? महाकाव्य, एक तो महान शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका जो चरित्र होगा ये थोड़ा महान होंगे लोग। जैसे राम एक कैसे कैरेक्टर है? महान चरित्र है।
लेकिन अब अगर आधुनिक काल देखा जाए, जहाँ से हम उपन्यास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अब दो तरह की विधाएं सामने आई। एक तो कविता तो थी ही, अब आपके सामने एक और विधा आ गई जिसको आप क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। क्योंकि गद्य का विकास हुआ धीरे धीरे, आधुनिकता के विकास के साथ साथ किसका विकास हुआ, गद्य का विकास हुआ। इस समय आपकी हिंदी में कोई गद्य नहीं लिखे गए जो वैचारिक हों, जो तार्किक हों। अब कविता लिखे गई आधुनिक काल में और गद्य लिखे गए। गद्य में कई सारी विधा आई, जैसे कहानी, जिसमें आपको प्रेमचंद की कहानी पढ़नी है, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक, चौथा निबंध। बहुत सारी विधाएं धीरे धीरे विकसित हुई। पांचवा आलोचना, और बहुत सारे यात्रा वृत्तांत, डायरी, और बहुत सारी और छोटी छोटी विधाएं, ये सब लिखा गया आधुनिक काल में। और कविता भी लिखी गई। कविता के दौर में कई तरह की कविताएं लिखी गई, छोटी कविता भी लिखी गई, बहुत छोटी कविता हाइकू शैली में भी लिखी गई, और राम की शक्ति पूजा और कामायनी जैसी बड़ी रचनाएं भी लिखी गई, यानी लंबी कविता भी लिखी गई, लंबी कविता भी लिखी गई। ठीक है, ये आधुनिक काल में लिखा गया। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि महाकाव्य के सब्स्टिट्यूट के रूप में आधुनिक काल में क्या लिखा गया। महाकाव्य पहले लिखा जाता था, अब महाकाव्य नहीं लिखा जाएगा। आधुनिक काल में महाकाव्य लिखना संभव नहीं है, ये लिखना अब संभव नहीं, ये संभव नहीं है। यहाँ क्यों संभव नहीं है? आज आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि क्या महाकाव्य लिखना संभव है अब? आज तुलसीदास होते तो क्या लिखते? क्या रामचरितमानस वैसे ही लिखते जैसे लिखा था, या चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिख पाते? क्यों नहीं लिख पाते? सोचिए, क्यों नहीं लिख पाते? तुलसी रामचरितमानस क्यों नहीं लिख पाते आज? क्या उनकी प्रतिभा कम हो जाती? अगर प्रतिभा वैसी ही रहती तो क्या रामचरितमानस आज अगर जन्म ले लें तो लिख पाएंगे? क्यों नहीं? कोई रोकेगा उनको? क्यों नहीं लिख पाएंगे बताइए? हम ये कह रहे हैं कि अब महाकाव्य लिखना संभव ही नहीं, तो क्यों संभव नहीं? क्या? हाँ, समय तो आ गया, लेकिन कविता का भी तो समय है ही अभी बचा हुआ। लेकिन तुलसी अगर जन्म लें दोबारा तो रामचरितमानस क्यों नहीं लिखें? हाँ, बिल्कुल सही है कि अब राम जैसा कैरेक्टर वो ढूंढेंगे कहाँ? मध्यकाल में तो मिल गया उनको, नहीं। और आधुनिक काल में अब आज अगर वो रामचरितमानस को वैसे ही लिखेंगे तो कोई पाठक नहीं मिलेगा, यानी वो यथार्थवादी रचना नहीं होगी। आज का पाठक खोजेगा कि मेरे सामने राम धनुष तोड़े, कैसे नहीं रावण से टूटता है, नहीं, और कैसे सीता हटा देती है धनुष को। आज का पाठक क्या करेगा? तर्क करेगा, नहीं। आज का पाठक तर्क करेगा कि 10 सिर का व्यक्ति होगा कैसे, 2 सिर का होगा तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये विकृति है ना। वो समुद्र को कैसे सोखा जा सकता है, हनुमान जी कैसे मच्छर बन सकते हैं। तो आज का पाठक ये सब तर्क करेगा, और उस तरह का जो महान चरित्र है या जो महान कथानक है, सीता जैसी कोई महिला मिलेगी जिसका जन्म किससे हुआ हो? सीता का जन्म किससे हुआ? और फिर वो धरती में ही क्या हो गई? तो ऐसा हो सकता है आप कहें धरती माँ को जरा फटिए, हम समाना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। तो यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि न वो परिस्थितियां हैं, न वो पाठक है, न वो कैरेक्टर है, न वो मानसिकता है। मध्यकाल की मानसिकता अलग थी। तो आधुनिक काल में महाकाव्य नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करने वाली जो ये विधा थी, आज कौन सी इसकी विधा सब्स्टिट्यूट बन गई? तो आप कहेंगे कि सबसे जो बड़ी विधा है, जिसमें सब कुछ अवसर है समा देने का, लिख देने का, बता देने का, वो विधा कौन सी है? उपन्यास। इसलिए महाकाव्य के सब्स्टिट्यूट के रूप में कौन सी विधा उभरी?
उपन्यास उभरी, है ना। कहानी क्यों नहीं? क्योंकि कहानी छोटी विधा है, जीवन के संपूर्ण पक्षों को कहानी नहीं बता पाएगी। कहानी का आकार, कहानी की जो स्थितियां हैं उसमें एक स्टोरी होगी तो संभव ही नहीं है कि कहानी में बताया जाए, ठीक है। नाटक में भी वो अवसर नहीं है, मैक्सिमम नाटक आप 3 घंटे का लिख पाएंगे, है ना। और निबंध तो वैचारिक विधा है, वहाँ भी नहीं बता सकते। यानी अगर प्रेमचंद को लिखना था होरी के जीवन पर, किसान जीवन की त्रासदी पर और पूरे मध्य वर्ग पर और पूरे उत्तर भारत ग्रामीण क्षेत्र पर, तो एक बड़े कैनवास में जब लिखना था तो क्या प्रेमचंद इस सारी बातों को कविता में लिख पाते, कहानी में लिख पाते? एक ही विकल्प था प्रेमचंद के पास कि वो किस में लिख पाते, उपन्यास में लिख पाते। तो इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि मध्यकाल में जो महाकाव्य लिखा गया उसकी जगह आधुनिक काल में आपके पास कौन सा विकल्प है, एकमात्र विकल्प है कि अगर आपको गद्य में लिखना है तो बेस्ट विकल्प कौन सा है, उपन्यास। इसलिए ये सवाल सिविल सेवा में आ सकता है दर्शन का कि उपन्यास को महाकाव्य का सब्स्टिट्यूट कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। क्यों कहते हैं? और अगर कविता में लिखना है किसी को तो उसको क्या सहारा लेना पड़ेगा, लंबी कविता का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा, तो बड़े आकार पर लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लंबी कविता, कविता के क्षेत्र में। और अगर गद्य में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, उपन्यास। समझ में आया? यहाँ तक कोई सवाल समझ में आ गया? यानी मध्यकाल में जो हम महाकाव्य लिख रहे थे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? अब ऐसा कोई पाठक वर्ग नहीं है, अब उसकी मानसिकता नहीं है। जैसे जैसे मानसिकता बदलती है हम अब तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, अब भक्ति भाव से नहीं सोचते। भक्ति में भी हर प्रश्न के आगे आप देखते हैं कि हर विचार के आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है अब आधुनिक काल की प्रवृत्ति है, जिसमें आपके सामने कई विधाएं थी जो सब यथार्थवादी थी। यथार्थवादी मतलब जो सही सत्य पर आधारित थी। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, बहुत सारी विधाएं हैं। और कविता तो थी ही। तो महाकाव्य की जगह पर अब क्या लिखा गया, उपन्यास। इसलिए जब गोदान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा नॉर्थ इंडिया का फेस, नॉर्थ इंडिया का चेहरा, नॉर्थ इंडिया की समस्याएं आपको दिखाई देंगी, एक बड़े कैनवास में दिखाई देंगी। इस पूरे बड़े प्लेटफॉर्म को व्यक्त करने के लिए कविता में तो संभव ही नहीं था, कहानी में भी संभव नहीं था, नाटक में भी संभव नहीं था। निबंध एक विचार प्रधान विधा है जिसमें व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं। यात्रा वृत्तांत में भी संभव नहीं है, वो भी छोटी विधा है। यानी जीवन के, समाज के संपूर्ण पक्षों को व्यक्त करने के लिए मध्यकाल में जो विधा थी वो महाकाव्य थी, और आधुनिक काल में जो विधा थी वो कौन सी थी, उपन्यास। ठीक है, तो लिखा जाए। आप प्रश्न लिखिए, उपन्यास के उद्भव और विकास पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है, उपन्यास का उद्भव और विकास। और ये कहाँ मिलेगा सवाल, फर्स्ट पेपर में मिलेगा, सेकंड खंड में। प्रश्न क्या है, उपन्यास का उद्भव और विकास। प्रश्न बहुत सरल पूछा जाएगा, उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। या सवाल पूछा जाएगा, दूसरा सवाल होगा उपन्यास एवं यथार्थवाद को स्पष्ट करें। ऐसे सवाल होंगे। ये सवाल कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा प्रथम पत्र और द्वितीय भाग। ये सवाल कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पेपर के सेकंड खंड में। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है,
कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, घुमा फिरा के भी नहीं पूछा जाता। अब आप सहज रूप से इसमें क्या लिखेंगे और क्या लिखना चाहिए? उपन्यास का उद्भव और विकास, ये सवाल है। उपन्यास का जन्म, उद्भव मतलब जन्म, विकास समझ रहे हैं, डेवलपमेंट। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? अगर ये 20 अंक का सवाल है तो आपको कितने में लिखना है? 250 शब्द में लिखना है। अगर ये 50 अंक का सवाल है तो 600 शब्द में लिखना है। यही दो प्रकार के सवाल होंगे। नहीं, सिविल सेवा में ये सवाल कितने में आएगा? 20 अंक का। और बिहार लोक सेवा आयोग में क्या आएगा? 50 अंक का। अब सिविल सेवा के जो विद्यार्थी हैं, पूरा फैक्ट आपको कितने में लिखना है? 250 शब्दों में लिखना है, यानी और ज़्यादा प्रबंधन की ज़रूरत है। बिहार पीसीएस में जो दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा अवसर है कि थोड़ा बात बना सकते हैं वो, नहीं। तो अब इसमें लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए? उपन्यास क्या है। आप एक बार प्रश्न को देखिए कि उपन्यास का उद्भव और विकास, तो इसके बारे में बताइए कि उपन्यास क्या है और क्यों है और कब से है। ये सूचना आप क्या देंगे? पहले पैराग्राफ में देंगे? नहीं, उपन्यास का परिचय तो दीजिए। यही है उपन्यास का उद्भव और विकास, ये सवाल पूछा गया। उद्भव मतलब जन्म। तो उपन्यास कहते किसको हैं, कब से है और क्यों है भाई, ये आपने लिखा। फिर इसी को आप याद चाहें तो 2 छोटे छोटे पैराग्राफ लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब आप कहेंगे आपने बता दिया कि कब से है, तो कब से है तो लिख दीजिए 1882 से है। और जो पहला उपन्यास है हिंदी का, उसको क्या कहते हैं? परीक्षा गुरु कहते हैं। और ये किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अगर एक लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि विश्व स्तर पर पहला उपन्यास सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन। तो आपके पास अवसर कम है, यानी आपके पास शब्द ही कितने हैं? 250 शब्द हैं और 600 शब्द हैं। तो उपन्यास क्या है, क्यों है और कब से है। क्यों है उपन्यास? क्यों का मतलब आधुनिकता का विकास हुआ, इसके कारण है। आधुनिकता का विकास, पूंजीवाद का विकास। आपसे कोई पूछे कि उपन्यास का जन्म क्यों हुआ? मध्य वर्ग का विकास, राष्ट्रवाद का विकास, नवजागरण का विकास। आपसे कोई पूछे कि आखिर उपन्यास और गद्य विधाओं का जन्म क्यों हुआ, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। कब से है? 1882 से, हिंदी का पहला उपन्यास। और क्यों है उपन्यास का जन्म क्यों हुआ? आधुनिक चिंतन का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, मध्य वर्ग का विकास हुआ। और उपन्यास क्या है? तो आप कहेंगे, एक स्टेटमेंट आया कि पूंजीवाद ने कुछ गिफ्ट भी दिया, उसमें एक गिफ्ट था उपन्यास, है ना। तो पूंजीवाद की देन है उपन्यास। और मध्य वर्ग को की समस्या और उसकी संभावना को व्यक्त करने वाली, संपूर्णता में व्यक्त करने वाली विधा का नाम था उपन्यास। तो आपसे कोई पूछे कि उपन्यास है क्या, तो आप कहेंगे कि मध्य वर्ग को संपूर्णता में उसकी सीमाओं और संभावनाओं के साथ जिस विधा में हम व्यक्त करते हैं, उस विधा का नाम क्या है? उपन्यास। और ये किसकी देन है? पूंजीवाद की देन है। महाकाव्य में केंद्र में कौन होता था? याद कीजिए कि अगर ये महाकाव्य में केंद्र में कौन था? हाँ, महाकाव्य के केंद्र में ईश्वर या राजा या सवर्ण राजा, ये फिक्स था। ये क्या था? ये फिक्स था, निश्चित था, रिजर्व सीट था। जब उपन्यास आया तो ये रिजर्वेशन क्या हो गया? समाप्त हो गया।
उपन्यास में कोई भी हो सकता था। हमने हीरो की अवधारणा ही बदल दी आधुनिक काल में। अब किसान जो व्यक्ति है होरी, वो हीरो हो गया। यानी अब रचना के केंद्र में हीरो कौन हो गया? होरी भी, हल्कू भी हो सकता है, कुछ नहीं तो मेरीगंज भी हो सकता है मैलांचल में। और पहले नारी को तो कोई राइट नहीं था, अब नारी भी, दिव्या उपन्यास लिखा गया, आपके कोर्स में है। तो महाकाव्य में फिक्स था सीट, वो कौन था? या तो राम हो सकते, ईश्वर हो सकते, महाकाव्य और किसी पर हो ही नहीं सकता, या पृथ्वीराज चौहान पर हो सकता। अब चीजें बदल गई। अब ये क्या था? पहले समाज में दो ही वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, मध्य वर्ग तो था ही नहीं। जब मध्य वर्ग का विकास हुआ तो एक ऐसी विधा की आवश्यकता थी जो उसकी पूरे समाज की समस्याओं को, संभावनाओं को संपूर्णता में व्यक्त करे, और इसके लिए जो विधा विकसित हुई उस विधा का नाम क्या था? उपन्यास। तो अभी आप फिर से सवाल समझिए, उपन्यास का उद्भव और विकास। तो उपन्यास के बारे में एक दो पैराग्राफ लिखा आपने, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट पर बात करनी है, तो कहेंगे कि केंद्र में कौन है? प्रेमचंद। केंद्र में प्रेमचंद। उपन्यास विधा के केंद्र में कौन है? प्रेमचंद। इनसे बड़ा कोई कथाकार नहीं। अब क्यों बड़ा कोई कथाकार नहीं, इसके पीछे रीजनिंग होगा। तो प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए हम उपन्यास के विकास को कई भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के पश्चात। तो आप थोड़ा सा चार्ट बना लीजिए, कॉपी में बना सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाइए या वर्टिकल बनाइए। नहीं, यानी हम उपन्यास के उद्भव और विकास के केंद्र में किसको रखते हैं? प्रेमचंद को। और इस आधार पर फिर हम बांटेंगे प्रेमचंद से पहले क्या लिखा गया। यानी कहने का मतलब कि 1882 से लेकर के 1918 तक क्या लिखा गया, और फिर 1918 से 36 तक क्या लिखा गया, और फिर 1936 के बाद क्या लिखा गया, आज तक 2022 तक। प्रेमचंद से पहले क्या लिखा गया? प्रेमचंद से पहले कितने साल हो गए? 36 वर्ष। प्रेमचंद जब आए उपन्यास की दुनिया में तो उसके पहले 36 वर्ष गुजर चुके थे। यानी उपन्यास ने अपना 36वां बर्थडे मना लिया था। जब प्रेमचंद आए तो उसके पहले उपन्यास का बर्थडे कितना हो गया था? 36 हो चुका था। जब प्रेमचंद आए तो उन्होंने उपन्यास के जो पिलर्स थे उसको मजबूत किया। और उपन्यास के पिलर्स कौन कौन थे? कल क्लास में पढ़ा था। उपन्यास के एलिमेंट्स कौन कौन थे? हाँ, उपन्यास के तत्व क्या थे? कथानक, चरित्र, घटना, देश काल वातावरण, भाषा और उद्देश्य। ये उपन्यास के घटक थे, उपन्यास के एलिमेंट्स थे। यानी उपन्यास जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, उपन्यास 6 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। स्टोरी, कैरेक्टर, घटनाएं, देश काल वातावरण और भाषा और उद्देश्य। इन 6 पिलर्स को प्रेमचंद ने बहुत मजबूत किया होगा, इसीलिए एक नई अवधारणा दी होगी। इसलिए प्रेमचंद को हम कथा सम्राट कहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि ये जो 6 पिलर्स हैं इसके पहले कमजोर रहे नहीं। प्रेमचंद पूर्व में क्या रहा? ये जो पिलर्स रहे होंगे, जो उपन्यास के जो तत्व थे वो कमजोर रहे। प्रेमचंद जब आए तो उन्होंने पिलर को क्या किया? कैसे मजबूत किया होगा? मजबूत ये किया होगा कि उन्होंने यथार्थ से जोड़ दिया। यही सवाल पूछा गया, उपन्यास और यथार्थवाद। यथार्थ का मतलब सत्य, जैसा है। यानी प्रेमचंद ने उपन्यास के जो पिलर्स थे, उपन्यास के जो तत्व थे, उपन्यास के जो घटक थे, उनको सही अर्थों में परिभाषित किया। यानी सही आपको कथानक मिला जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसके पहले जो स्टोरी होती थी वो क्या थी? मनोरंजन से जुड़ी होती थी। वो स्टोरी गल्प साहित्य का हिस्सा होता था,
है ना, जिसका यथार्थ से, सत्य से, सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। यानी प्रेमचंद जब आए तो उन्होंने आपके सामने कहा कि देखिए जी होरी की कथा, और ये विश्वसनीय कथा है, और आज जाइए आज भी होरी खेत में वैसे ही घूमता हुआ मिलेगा। नहीं, आज 1936 की रचना है, आज कितने साल हो गए, 80 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी होरी के हाथ में थोड़ा कभी कभी मोबाइल आ गया है, इसको छोड़ करके होरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संचार क्रांति ने कुछ काम किया है, बाकी आज भी होरी वैसा ही है, उसी तरह का है, उसी तरह के संस्कार और विचारों के साथ। और धनिया भी आज वैसी ही है, केवल हम कह रहे हैं कि हाथ में क्या आ गया है, हाँ मोबाइल आ गया। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी कोई विशेष परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। तो प्रेमचंद ने कहा कि देखिए हम एक्चुअल स्टोरी बताएंगे। तो इस कथानक को प्रेमचंद ने क्या किया, पहले क्या लिखा जाता था, चंद्रकांता संतति, जिसका जीवन के सत्य से, समाज के सत्य से, धर्म के सत्य से कोई लेना देना नहीं था, इमेजिनेशन था केवल, कपोल कल्पना थी केवल। यानी प्रेमचंद ने जो पहला पिलर था कथानक स्टोरी, उसको क्या कर दिया, बिल्कुल वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। और फिर उसके बाद वो गाड़ी आगे निकली तो बाकियों ने भी वही काम किया। यानी प्रेमचंद ने उपन्यास को किससे जोड़ा, एक यथार्थवादी कथानक दिया, और दूसरा कैरेक्टर भी यथार्थवादी दिया। अब इस कैरेक्टर पर आपको विश्वास हो सकता है, गोबर होगा आपके आसपास जो प्रेम करता होगा और थोड़ी जिम्मेवारी आ जाए तो भाग जाता होगा। नहीं देखा है अगल बगल किसी गोबर को, प्रेम किया, झुनिया गर्भवती हुई, वो क्या हो गया, भाग गया। नहीं, न्यूज़पेपर में मिलता है। हाँ, तो वहाँ से वो लखनऊ भागा था, आज कहीं भी वो भाग सकता है, किसी महानगर में भाग सकता है। और वहाँ जा कर के जो स्थितियाँ गोबर की गोदान में है, वही स्थितियाँ अभी आपको दिखाई देगी। ठीक है, झुनिया वैसी ही दिखाई देगी। ये सब वास्तविक कैरेक्टर थे, आपके जीवन से ही उठाया। प्रेमचंद ने कहीं से बोरो नहीं किया प्लेयर, प्रेमचंद ने हमारे ही बीच से प्लेयर को ढूंढा। कोई होरी है, कोई गोबर है, कोई माता दिन है, कोई दाता दिन है, नहीं कोई सिलिया है, ये सब हमारे ही बीच से चुन लिया। लेकिन पहले जो कैरेक्टर होते थे वो हमारे बीच के नहीं होते थे, वो कल्पना के कैरेक्टर होते थे, घटनाएं भी कल्पना की होती थी। अब जो घटनाएं थी प्रेमचंद के यहाँ वो क्या थी, हमारे जीवन जगत से जुड़ी हुई थी। इसलिए सही अर्थों में उपन्यास को यथार्थवाद से, उपन्यास के स्ट्रक्चर को, उपन्यास की परिभाषा को, उपन्यास के घटक को मजबूत किया है प्रेमचंद ने। और ये बहुत बड़ा योगदान था प्रेमचंद का, और इसलिए हम प्रेमचंद को क्या कहते हैं, कथा सम्राट कहते हैं। तो प्रेमचंद को इसलिए केंद्र में रखते हैं। तो प्रेमचंद युग ने क्या किया, इस पर आपको बात करनी है। और फिर प्रेमचंद के पश्चात तो जब एक बार मजबूत हो गया पिलर, तो फिर उसके बाद तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी। कोई आंचलिक क्षेत्र में उभरा, जैसे रेणु आए मैला आंचल लेकर के, कोई महिला लेखन की धारा विकसित हुई, केवल महिलाओं के जीवन पर महिला रचनाकारों ने काम किया। कुछ दलित लेखन की धारा विकसित हुई, मनोवैज्ञानिक धारा विकसित हुई, ऐतिहासिक पौराणिक धारा विकसित हुई, और फिर समकालीन उपन्यास तो और भी कई क्षेत्रों में लिखे गए। ये सब कब हुआ, 1936 के बाद। लेकिन जब तक प्रेमचंद नहीं थे, उसके पहले, प्रेमचंद से पहले जो भी लिखे गए उसका उद्देश्य क्या था, मनोरंजन था। यानी प्रेमचंद नाम के बच्चे का जो जन्म हुआ 1882 में, अपना 36 वर्ष उसने किस में गुजार दिया, लड़कपन में गुजार दिया। नहीं, मैच्योर वो बच्चा कब हुआ, उपन्यास नाम का जो बच्चा जो जन्म लिया 1882 में, 36 वर्ष उसने क्या गुजार दिया, खेल कूद में। नहीं, उस बच्चे में दायित्व बोध कब आया, जब प्रेमचंद आए। यानी पहले के 36 वर्ष या तो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, या तो कोरा उपदेश प्रधान है। जैसे शीर्षक देख के आपको पता चल जाएगा, गोपाल राम गहमरी ने उपन्यास लिखा खूनी कौन, जासूस पर जासूसी, अद्भुत लाश, है ना। तो ये सब कैसा था, ये सब रोमांच वाले थे,
ये सब अय्यारी वाले थे, ये सब मनोरंजन वाले थे। और इसलिए देवकीनंद खत्री ने कहा भी कि मैंने कोई यथार्थ बातों के लिए उपन्यास नहीं लिखा है, मैं केवल पाठकों के मनोरंजन के लिए लिखता हूँ। और बात उनकी सत्य थी। जब प्रेमचंद आए तो उन्होंने मनोरंजन की दुनिया से, जो एक पाठक था, जो प्रेमी किसका था, प्रेमी था चंद्रकांता का, उस पाठक वर्ग को बदलना एक बड़ी चुनौती थी। यानी समाज में क्या थी, रंग में आप समझिए कि सारे लोग रंगे हुए थे किस में, मनोरंजन की दुनिया में। उस पाठक को प्रेमचंद ने किससे जोड़ा, बहुत श्रम लगा होगा प्रेमचंद को। उस संपूर्ण पाठक वर्ग को जोड़ना था समाज के यथार्थ से, और ये प्रेमचंद ने ये काम बखूबी किया। अपनी कहानियों के माध्यम से 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, और उपन्यास में आपके बीच का कैरेक्टर लिया, आपके बीच की समस्याएं ली, जो धर्म की समस्याएं थी, समाज में जातिवाद की समस्याएं थी, पाखंड की थी, किसान जीवन की थी, बहुत सारी समस्याएं, दहेज की थी। जो समस्या आप नज़र डाल देंगे वो सारी समस्याएं प्रेमचंद ने उठा, है ना। जिस समस्याओं पर आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो सभी समस्याएं प्रेमचंद ने अपने कहानियों और उपन्यासों में किसी न किसी स्तर पर उठाया है। और इसीलिए उपन्यास नाम की गाड़ी, यानी उपन्यास नाम के बच्चे को एक अच्छा गार्जियन मिला। वो अच्छा गार्जियन कौन था, प्रेमचंद, जिन्होंने उपन्यास की कर्मभूमि बदल दी और उसका कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प कर दिया मतलब उपन्यास नाम की गाड़ी थी, लेकिन सब इंजन बदल दिया प्रेमचंद ने। ड्राइविंग का जितना मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और इसलिए प्रेमचंद को हम क्या कहते हैं, उपन्यास और यथार्थवाद का प्रारंभ ही कहाँ से होता है, प्रेमचंद से। उसके पहले यथार्थ से उपन्यास नहीं जुड़ा। इसी पूरे घटनाक्रम को कुछ उदाहरणों के साथ आपको कितने शब्दों में लिख देना है, बिहार पीसीएस में 600 शब्दों में और यूपीएससी में 250 शब्दों में, तो लिखा जाए। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछिए।